हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के साथ ही हम करेंगे हेनरीज लॉ और इसकी एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी मीन्स है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent at definite temperature is called its solubility. Means he say maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at definite temperature is called its solubility. अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन आ गई हमने। पहली चीज अमाउंट मैक्सिमम होना चाहिए, मीन्स इससे ज़्यादा अब आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें आ रही है कि ऑफ अ सॉल्वेंट, मीन्स ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट भी फिक्स होगा। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो अमाउंट डिफरेंट हो जाता है। एक ही सॉल्यूट का अमाउंट अगर आप डिसॉल्व करें डिफरेंट सॉल्वेंट में तो अमाउंट डिफरेंट आएगा। यानी सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर फिक्स होगा, एक ही पर्टिकुलर सॉल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करेंगे। तीसरी कंडीशन में आती है डेफिनेट टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही आप मेज़र करेंगे, क्योंकि जब आप डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर तो अमाउंट चेंज हो जाता है ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। जस्ट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपने एक बीकर लिया एंड इन दिस बीकर यू हैव टेकन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब 100 ग्राम वाटर आपने ले लिया और आपने इसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड किया, 1 स्पून, और डालने के बाद आपने इसको एक ग्लास रॉड लिया और इसको स्टिर करना शुरू किया। स्टिर करेंगे डिसॉल्व हो जाएगा। देन अगेन यू ऐड 1 मोर स्पून एंड अगेन डिसॉल्व इट, अगेन इट विल बी डिसॉल्व। मीन्स डिसॉल्व होने के बाद कंडीशन क्या आएगा, दैट शुगर हैज़ बीन डिसॉल्व, मीन्स ये कंप्लीट वाटर के अंदर आ गया और नीचे आपका शुगर नहीं बचा है, मीन्स कंप्लीट डिसॉल्व हो गया। अगेन यू ऐड शुगर एंड अगेन 1 मोर स्पून कैन बी डिसॉल्व। आप ऐसे करते जाइए और करते करते एक स्टेज आएगी। उस स्टेज में जब इसके अंदर फर्दर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। ये चीज़ आपने पढ़ा है क्लास 9th में और 10th में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब आपने इसमें डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करते करते एक स्टेज आ गया कि अब आप इसमें जब शुगर डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होती और एक्स्ट्रा अमाउंट आपका नीचे सेटल होना शुरू हो जाता है। अब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है। आप इसको ट्राई करेंगे, करते रहेंगे और कितना भी टाइम आप इसको करें, डिसॉल्व करते रहें, अल्टीमेटली जो अमाउंट नीचे बैठा हुआ है, जो सेटल है, वो सेटल ही रहेगा, फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा। दिस टाइम दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution means the solution in which no more solute can be dissolved, यानी जिसमें और ज़्यादा solute dissolve नहीं हो सकता है at that particular temperature। अब आप इसमें और dissolve नहीं कर सकते, ये saturated solution है। इससे पहले जब हमने यहाँ dissolve करना शुरू किया था, 1 स्पून डाला dissolve हो रहा है, 1 स्पून मोर डाला अगेन dissolve हो रहा है। ये solution जिसमें more solute can be dissolved that is called unsaturated। मीन्स आप दो तरह के solution कहते हैं इसमें, one is अनसैचुरेटेड, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। यानी आप डिसॉल्व करें और डिसॉल्व होते चले जाएगा। अल्टीमेट डिसॉल्व होते होते लास्ट स्टेज ऐसी आती है जब और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होता है। इस केस में हम कहते हैं इसको सैचुरेटेड, मीन्स कंप्लीटली भर गया है आपका ये।
दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें आप कहेंगे कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल सैचुरेट हो चुके हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके अंदर आप कंडीशन करें कि अगर 100 ग्राम आपने लिया था वाटर, आपने शुगर डाला या सॉल्ट डाला, डालते डालते आप डिज़ोल्व करते करते इस स्टेज में आ गए जब फर्दर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। इस वक्त आपने कितना अमाउंट इसके अंदर डाल चुके हैं जो डिज़ोल्व हो चुका है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब इसी के अंदर सपोज आप इसको हीट कर दें, आप इसको हीट कर दें, तो हीट करने पर क्या होगा, ये शुगर फिर डिज़ोल्व हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हलवाइयों की दुकान पर चाशनी बनाते हैं रसगुल्ला बनाने के लिए या जलेबी बनाने के लिए। क्या होता है कि चीनी डालते जाते हैं और बहुत ज़्यादा जब चीनी का अमाउंट उसमें डालना होता है तो चाशनी बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसको गर्म करते हैं और गर्म करके उसके अंदर बहुत सारा अमाउंट डाल देते हैं और वो बहुत थिक सॉल्यूशन बनता है। ये पॉसिबिलिटी कब है, जब आप उसको हीट करते हैं। यहाँ भी आप इसको हीट करेंगे और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन जब आप ठंडा करेंगे तो जितना अमाउंट डिज़ोल्व हुआ था वो दोबारा से अनडिज़ोल्व हो जाता है, दोबारा से नीचे सेटल हो जाता है। इस कंडीशन को आपने क्लास 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें भी बेसिकली एक इक्विलिब्रियम होता है। आपने डिसॉल्व करना शुरू किया, यहाँ जब ये सैचुरेट सॉल्यूशन बन गया तो सैचुरेट सॉल्यूशन बनने के बाद इसमें दो तरह की शुगर है। एक शुगर जो इसके अंदर डिसॉल्व है, जो पानी में घुल चुकी है, और वो शुगर जो नीचे बैठी हुई है। इनके बीच में होता है इक्विलिब्रियम। डिसॉल्व वाली नीचे सेटल होती रहती है और अनडिसॉल्व वाली इसमें डिसॉल्व होती रहती है। दो प्रोसेस हैं, ये वाला इसमें डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और इसमें जो डिसॉल्व शुगर है, जो घुला हुआ शुगर ऑलरेडी डिसॉल्व है, वो नीचे सेटल हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यानी यहाँ पर दो प्रोसेस होती हैं, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आप इसकी बात करें कि एक तो आपका डिसॉल्व शुगर है, यानी जो इसके अंदर डिसॉल्व है पानी में, और एक आपका अनडिसॉल्व शुगर है। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। मीन्स जो डिसॉल्व इसके अंदर डिसॉल्व है वो नीचे सेटल होती रहती है। नीचे सेटल होने को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन, और जो अनडिसॉल्व शुगर है, जो नीचे से बैठा हुआ है, उतने ही मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। इसको बोलते हैं आप क्या, डिसोल्यूशन। तो ये दोनों प्रोसेस इक्वल स्पीड से चलती हैं, डिसॉल्व टू अनडिसॉल्व, अनडिसॉल्व टू डिसॉल्व। दोनों तरफ जितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व होंगे उतने मॉलिक्यूल अनडिसॉल्व होंगे। तो इसकी वजह से अमाउंट आपका कांस्टेंट हो जाता है। प्रोसेस दोनों तरफ चल रहा है। इक्विलिब्रियम को आप पढ़ते हैं क्लास 11th में कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स रिएक्शन रुकती नहीं है, दोनों तरफ इक्वल स्पीड से चलती है, और दोनों तरफ इक्वल स्पीड से चलने से हमें देखने में लगता है कि रुक गया है। आपको दिखाई देगा कि अगर सपोज यहाँ 5 ग्राम शुगर नीचे बैठा हुआ था, सेटल था नीचे, तो 5 ग्राम ही रहेगा हमेशा। आप क्या मानते हैं कि ये अब ना तो डिसॉल्व हो रहा है ना अनडिसॉल्व हो रहा है। एक्चुअली अगर आप देखें इसको माइक्रोस्कोप से, आपको दिखाई देगा कि कुछ शुगर यहाँ से डिसॉल्व हो रही है, कुछ शुगर ऊपर से डिसॉल्व वाली क्रिस्टलाइज हो रही है। दोनों तरफ ये प्रोसेस चलता रहता है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, व्हेन द इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, in this condition the amount of sugar or amount of salt or amount of any solute dissolved is called its solubility। कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर पाएंगे जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ डेफिनेटेड टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। अब इसमें अगर आप वाटर ऐड कर दें, इफ यू ऐड मोर वाटर, अगेन ज़्यादा शुगर डिसॉल्व हो जाएगा। तो कंडीशन है, सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने के लिए कंडीशन है, पहली चीज़ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट शुड बी पर्टिकुलर, मीन्स एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है। अगर आप पानी के साथ ले रहे हैं तो पानी के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, बेंजीन में अलग होगी, क्लोरोफॉर्म में अलग होगी, अल्कोहल में अलग होगी, और कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर अमाउंट ज़्यादा होगा, आपने चीनी डिसॉल्व किया 100 ml वाटर में, आपने चीनी किया 1 लीटर में, आपने चीनी डिसॉल्व किया 1 क्विंटल वाटर में,
तीनों केस में अमाउंट डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन देने के लिए फिक्स करनी पड़ती है कंडीशन कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व होगा एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। डेफिनिट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर भी डेफिनिट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। अगर आप इसी शुगर सॉल्यूशन को बन चुका है, आप इसको लेकर के फ्रिज में रख दें, अगले दिन आप देखेंगे कि शुगर नीचे जो है वो ज़्यादा सेटल हो जाएगा। ठंडा करने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है जब आप इसको ठंडा करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कई बार आप स्वीट शॉप से खरीद के लाते हैं रसगुल्ले और आप उसको फ्रिज में रख दें तो नेक्स्ट डे उस पर चीनी की लेयर जम जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब उसको ठंडे में करते हैं तो कोल्ड होने पर, टेम्परेचर डाउन होने पर हमेशा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब ये कंडीशन आपकी कहला रही है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी हमने बात किया सॉलिड्स का। अब दूसरी चीज़ में लेकर चलते हैं हम कि क्यों ऐसा होता है कि सब्सटेंसेस आपके डिजॉल्व होते हैं एक दूसरे में। एक रीज़न आपका दिया गया है, एनसीईआरटी में भी बात की है इसकी कि क्यों ऐसा होता है कि सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं। तो डिजॉल्व होने की बेसिक टेंडेंसी है, उसके लिए हम कहते हैं कि पोलर सब्सटेंसेस लाइक NaCl, KCl, H2SO4, all these dissolve in polar solvents. Like water. वाटर पोलर सॉल्वेंट है। पोलर से मतलब क्या है कि अगर आप वाटर की बात करें तो इट कंटेन्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मीन्स इसके अंदर दोनों पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल भी है, नेगेटिव पोल भी है। इट वर्क्स ए डाइपोल। जब आप इसमें डिजॉल्व करते हैं NaCl तो NaCl इज Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, KCl इज K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H2SO4 there are two hydrogens, one is 1 positive so it will be 2 positive and SO4 2 negative। ये पोलर सब्सटेंसेस हैं, ये नॉर्मली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये सारे कंपाउंड आपके आयनिक हैं। आयनिक कंपाउंड दैट डिजॉल्व इन वाटर, और वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट में इसमें हर चीज़ डिजॉल्व होती है। और नॉर्मली डेली लाइफ में जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो वाटर ही यूज़ करते हैं, चाहे आपका कुकिंग हो या आपके बॉडी फ्लूइड्स हो। जैसे आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर भी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अब जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं ये नॉर्मली आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे ऑल डिजॉल्व इन वाटर। एंड नॉन पोलर, अब इसके लिए एक और वर्ड आता है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी डिजॉल्व होते हैं वाटर में। दूसरी तरफ हम बात करें कि नॉन पोलर कंपाउंड्स, एंड दीज नॉन पोलर कंपाउंड्स दे आर जनरली ऑर्गेनिक इन नेचर, दे आर नॉर्मली ऑर्गेनिक। ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक, डिजॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर हैं, जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, वो डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक आप कह दें क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन। ये सब कैसे हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये आपके नॉन पोलर हैं। इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। CaCl3 बिल्कुल न्यूट्रल है, कोवेलेंट कंपाउंड है, मीन्स कार्बन इज अटैच्ड विद 1 हाइड्रोजन एंड 3 क्लोरीन विद कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। जबकि NaCl के अंदर कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। ये आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व होगा वाटर में, कोवेलेंट कंपाउंड डिजॉल्व होगा कोवेलेंट यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपका कहा जाता है, इसमें एक कंसेप्ट आता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि डिजॉल्व होने के लिए नेचर सेम होना ज़रूरी है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे शुड हैव सेम नेचर। आप लोगों की फ्रेंडशिप भी होती है, तो जब आपकी फ्रेंडशिप कब होती है, जब आप लोगों का नेचर मिक्सअप होता है। स्टूडियस वाले बच्चे स्टडीज़ वालों के साथ ही मिक्सअप होते हैं, जिनको शरारतें करनी होती है वो अपनी कैटेगरी के बच्चे ढूंढते हैं। मिक्सिंग हमेशा जब भी होगी सेम माइंडसेट के साथ होगी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हमेशा सेम नेचर होने पर ही मिक्सिंग होगी। यही आपका नेचर का लॉ है, यही लॉ आपका यहाँ भी लगता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसी के लिए एक लैटिन प्रोवर्ब है, उसको हम कहते हैं कि सिमिली विया
सिमिलीबस सॉल्वेंटर, ये एक लैटिन प्रोवर्ब है। सिमिलिबिया सिमिलिबस सॉल्वेंटर, सिमिलिया मीन्स दिस इज वर्ड इज लाइक, डिजॉल्व्स लाइक, सॉल्वेंटर मीन्स डिजॉल्व्स, लाइक लाइक डिजॉल्व करता है, मीन्स अगर नेचर सेम है तो डिजॉल्व होगा, अदरवाइज डिजॉल्व नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट आपका आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स का। अब सॉलिड्स आपने डिजॉल्व करके सॉल्यूशंस बना लिए। इसमें देखने वाली चीज़ है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कब, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब इसमें ध्यान रखेंगे जो सॉल्यूट सॉल्वेंट हमने पहले बताए थे, कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, अमाउंट के हिसाब से कैसे करते हैं, वो हमने आपका फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको ध्यान रखना ज़रूरी है। वाटर के लिए आप कहते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर डिजॉल्व होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसके अंदर डिजॉल्व होंगे। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं वाटर के अंदर भी, उनके लिए अल्टीमेट रीज़न होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है बॉन्डिंग के अंदर। लेटर ऑन अगेन वी विल डिस्कस इन ऑर्गेनिक। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम शुरू करेंगे उसमें जितने कंपाउंड आएंगे वहाँ पर हम फिर बताएंगे आपको कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। कैसे? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आप पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। जैसे आप कहें कि अल्कोहल, अगर हम बात करें कि अल्कोहल डिजॉल्व होता है वाटर में, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि HOH वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जब आप इसको वाटर मॉलिक्यूल को आपस में देखें तो ऑल हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव, ऑल ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएगा तो ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव, हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिक्सअप रहते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही रेस्पॉन्सिबल है वाटर को लिक्विड बनाने के लिए। अदरवाइज वाटर के जितना छोटा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट केवल 18 हो, वो कोई भी आपको लिक्विड नहीं मिलेगा। वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती ही हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके लिए अगर आप ध्यान करें यूनिट 9 क्लास 11th का हाइड्रोजन में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, तो सपोज अल्कोहल आप कहें तो अल्कोहल मीन्स क्या? CH3OH मीन्स मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज मीथेनॉल। तो ये ग्रुप जो है CH3 C2H5, ये आप चेंज करते हैं, देन डिफरेंट अल्कोहल बन जाते हैं आपके। ठीक है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आप R लिख दिया करते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें इस अल्कोहल को HO एंड CH3OH, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैस दैट ऑफ वाटर। जब भी आप कोई कंपाउंड पढ़ें उसको पिछले वाले से रिलेट करना आपको आना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ कंपेयर करें, आपको आंसर्स मिलेंगे। अब सपोज वाटर HOH और यहाँ पर HO एंड यहाँ पर हम कहते हैं इसको CH3, तो ये क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। मीन्स मिथाइल अल्कोहल और वाटर दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे वाटर का बनता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये बात हो गई आपके वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एक जोक याद आ रहा है, थोड़ा सा सुना दें आपको। एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो टीचर्स एक ब्रिज के ऊपर खड़े थे और नदी का बहता हुआ पानी देख रहे हैं। देखते देखते मैथ्स टीचर बोले कि आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ दिस वाटर। मैं इसकी डेप्थ देखता हूँ, विड्थ देख करके फिर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा, कितना वॉल्यूम इसमें आता है। वो जंप कर गए, इसमें जंप करके 5 मिनट तक नहीं आए। तो फिजिक्स टीचर बोले चले आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्योंकि वो नीचे चले गए हैं, मैथ्स वाले टीचर वापस नहीं लौटे, तो डेंसिटी स्टडी कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कोई हल्के भारी का चक्कर हो गया है। तो वो भी जंप कर गए अंदर।
और 5 मिनट तक फिक्स, टीचर भी वापस नहीं निकले। उसके बाद बायो वाले गए कि भाई देखते हैं इसमें कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, भाई जंगली जानवर तो नहीं है, कोई आपका एक्वेटिक एनिमल तो नहीं है ऐसा। ही सेड कि आई एम गोइंग टू स्टडी द फ्लोरा एंड फौना ऑफ वाटर। ये रिवर इकोसिस्टम है, मैं इसके अंदर जा करके इसका फ्लोरा एंड फौना स्टडी करके आता हूँ। अब वो भी जंप कर गए। जंप करने के बाद 5 मिनट तक केमिस्ट्री टीचर देखते रहे और देखने के बाद उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि दे ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ही वेंट बैक। उन्हें मान लिया कि ये सब सॉल्युबल है वाटर में, वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के साथ ही हम करेंगे आपका हेनरीज लॉ। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की, मीन्स गैस कैसे डिज़ोल्व किया जाएगा वाटर में, और गैस डिज़ोल्व किया जाएगा तभी आपका कोल्ड ड्रिंक बनेगा, तभी आप पेप्सी और कोका कोला एंड फेंटा एंड थम्स अप ऑल दीज यू कैन एन्जॉय। ये तब बनेगा जब आप पढ़ेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसी के लिए आपको पढ़ना है हेनरीज लॉ। अब आप देखते हैं इस चीज़ को कि कोल्ड ड्रिंक्स में अक्सर आप बात करते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं मीन्स इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है। अगर आप बात करें कि यू हैव अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, और इस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में आप देखें यहाँ पे इसने कैप किया हुआ है, आप देखते हैं कि इसके अंदर गैस डिजॉल्व रहती है और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आपका खाली रहता है। यहाँ पर भी आपका गैस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और काफ़ी सारा गैस आपका इसके अंदर डिजॉल्व रहता है। अब ये आपने डिजॉल्व कैसे किया होगा, इसी को बताता है आपका हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ आपका ये कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas। यानी जितना ज़्यादा इसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिजॉल्व होगी। जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगी। और इस प्रेशर को आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस कॉर्क को हटाते हैं, आपने ओपन किया, ओपन करते ही सारी गैस एक साथ निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि इसके ऊपर का प्रेशर आपने रिलीज़ कर दिया। प्रेशर था इसलिए गैस डिजॉल्व है, प्रेशर हटाया गैस निकल गई। यानी गैस डिजॉल्व क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, और वो प्रेशर आपका मेंटेन करते हैं आप कॉर्क लगा करके। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम देखें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये जब राउट इन्होंने कहा आपके हेनरीज ने, उन्होंने सॉल्युबिलिटी के लिए एक वर्ड यूज़ किया मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन। हम देखिए कितना अमाउंट डिजॉल्व होता है, कितने मोल्स डिजॉल्व होते हैं लिक्विड में। आप उसको मोलिटी भी ले सकते हैं, मोलिटी भी ले सकते हैं, आप मोल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। तो हेनरी ने जो वर्ड यूज़ किया था वो मोल फ्रैक्शन यूज़ किया था, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। क्या इसको हम रिवर्स कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मीन्स ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये एक्स ए, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन मीन्स आपने पहले भी किया था, जैसे एक्स ए आप कहें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी Na अपॉन Na प्लस Nb, ये आप पढ़ चुके हैं। और अगर आप XB निकालते हैं तो इट विल बी Nb अपॉन Na प्लस Nb, और XA प्लस XB इज ऑलवेज 1। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। अब हम बात करते हैं PA विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। ये सेम स्टेटमेंट जो है आपका इन्हीं के टाइम पर एक और साइंटिस्ट हुए डाल्टन, उन्होंने भी दिया है। डाल्टन हैज़ ऑल्सो गिवन द सेम स्टेटमेंट बट लॉ वॉज गिवन बाय हेनरी, तो इसलिए नाम उन्हीं का चलता है। अब हम कहें कि PA अगर इसको इक्वल कर दें, इसका मतलब क्या देखें कि XA बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, XA कम होगा तो प्रेशर कम होगा। यानी प्रेशर ज़्यादा होने पर
डिज़ोल्व ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होने पर डिज़ोल्व कम होगा। इक्वल करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल करेंगे तो आप कांस्टेंट लगाएंगे एंड दैट कांस्टेंट इज KH। तो ये लॉ आपका हो गया KH इंटू XA, ये लॉ ही आपका हो गया हेनरीज लॉ। अब इस हेनरीज लॉ को ही स्टडी करने के लिए आपका एक ग्राफ दिया है NCERT में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे उस ग्राफ को। उस ग्राफ में उन्होंने क्या दिखाया आपको कि HCl का डिसोल्यूशन इन वाटर, अ ग्राफ हैज बीन प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड डिसोल्यूशन ऑफ HCl। तो यहां पर लिया है X HCl मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, और यहां लिया है प्रेशर ऑफ HCl। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी दिखाई है इसके अंदर, यहां से उन्होंने 500 दिखाया है। ये प्रेशर आपका टॉर में है, यहां पर आपका यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर उन्होंने दिया है इसको 0.010, यहाँ दिया 0.020, ये मोल फ्रैक्शन है। 0.01 मीन्स अगर टोटल 100 मोल्स हैं तो उसमें 0.01, 1 में से 0.01 ये है, मीन्स 0.99 क्या है आपका, दैट इज़ वाटर। यानी वाटर के अंदर 0.01 बहुत कम अमाउंट है इसके अंदर। आप फ्रैक्शन आप देखें, 1 का 0.01 मीन्स 1/100 पार्ट है। 0.01 का मतलब क्या हुआ, 1/100, 1/100 मीन्स 100 पार्ट में केवल एक पार्ट ये आपका। इनमें जब ग्राफ प्लॉट करते हैं देन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये ग्राफ आपके यहाँ दिया हुआ है। इस ग्राफ का इन्फ्रेंस क्या है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे, दोनों चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस ग्राफ को भी आप देख चुके हैं, इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। इस तरह के ग्राफ्स वगैरह जब NCERT में दिए होते हैं तो नॉर्मली बच्चे इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, स्टूडेंट्स उसको नहीं पढ़ते हैं, और ना पढ़ने की कंडीशन में अक्सर मार्क्स का नुकसान होता है। अब इसके ग्राफ के अंदर खास बात जो है वो एक छोटी सी चीज़ इसके नीचे लिखी है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि KH इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब देखिए, आपने पढ़ लिया कि P तो पार्शियल प्रेशर हो गया, X मोल फ्रैक्शन हो गया, KH आपका कांस्टेंट हो गया। अब आप अपनी बुक्स कंसल्ट करेंगे तो KH की वैल्यू दी होगी कि हर गैस के लिए अलग अलग है, कि हीलियम के लिए 144.97 है, आप NCERT चेक कर सकते हैं। ऐसी आपका सपोज आपका हाइड्रोजन है तो 69.16 है। अब ये वैल्यूज़ फिक्स हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ आई कहाँ से आपके पास, KH कहाँ से कैलकुलेट किया आपने? KH कैलकुलेट किया जाता है बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। इस ग्राफ का जो स्लोप है, उस ग्राफ के स्लोप से आप निकालते हैं क्या चीज़, KH। आपका पार्शियल प्रेशर जो है इधर आपका, यहाँ HCl है, dy y एक्सिस पर जो चेंज है अपॉन dx जो x एक्सिस पर चेंज है। यहाँ आप देखें 500 to 1000, यहाँ 0.01 to 0.02, इनको डिवाइड करिए, इससे आपका स्लोप आएगा, और ये स्लोप ही बेसिकली वैल्यू होगा किसका, KH। तो KH की वैल्यू यहाँ से आती है, ये आपकी बुक्स में नहीं दिया गया है और ना ही आप इसको ढूंढ पाएंगे, लेकिन NCERT में एक लाइन नीचे लिखा है इसके अंदर कि KH वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज़ गिवन बाय द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो स्लोप से कैसे आया वो हमने आपको बताया। NCERT पढ़ने का तरीका ही ये है कि आपको जो स्टेप्स उसमें लिखे गए हैं उनका मतलब आपको खुद निकालना है। अगर आप निकाल पाते हैं तो आपको द मटेरियल विल बी मोर देन एनी रिफ्रेशर, किसी भी रिफ्रेशर से ज़्यादा कंटेंट आपके पास हो जाएगा। ये कंडीशन है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब इसी हेनरीज लॉ में एक और चीज़ आती है कि कैसे कैसे गैस का डिसोल्यूशन डिपेंड करता है, कैसे कम होता है और कैसे आपका ज़्यादा होता है। इसके लिए एक टेबल आपकी NCERT में और बनाया गया है, उस टेबल को देखें आप। यहाँ आपका गैस दिया गया है, यहाँ आपका टेम्परेचर दिया गया है इन केल्विन, और इसके बाद आपकी वैल्यू दी गई है KH की।
और इन वैल्यूज़ को जैसे अंदर आपका कहता है हीलियम, अब इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कि मैंने अभी बताया था कि 144.97 होता है, लेकिन कितने पर? यह है 293 केल्विन पर, ऐसा दिया है। हाइड्रोजन है 293 केल्विन पर, ये आपका 69.17 है। ये वैल्यूज़ आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। 69.16 आपके एनसीईआरटी में होगा। नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका 293 पर है 76.48। और फिर अगेन नाइट्रोजन देता है 303 पर, 303 केल्विन मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया। और यहाँ देता है 88.84। इसके बाद वो आपको ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन एट 293 एंड ऑक्सीजन एट 303 मीन्स डिफरेंस कितने का है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। 10 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको देता है 34.86 और इसको देता है 46.82। इसमें और वैल्यूज़ भी दी हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है, फॉर्मल्डिहाइड दिया है, बहुत सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्ट इसका लिया है आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इसकी एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसको जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उस चीज़ को समझें। अब देखिए ये टेबल मैंने ड्रॉ किया है, इसमें इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। हालांकि आपको इन वैल्यूज़ के रटने की, क्रैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका एक बेसिक पर्पज़ है। और क्या पर्पज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपका। इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन आया था। अब जैसे लॉ, हेनरीज लॉ पढ़ चुके हैं, इस लॉ को देखें, साथ साथ इस टेबल को देखें। इस टेबल के अंदर आपकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ दी गई हैं और इन वैल्यूज़ में क्या चेंज आ रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आपको वैल्यूज़ क्रैम करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टेंट्स आपके यहाँ सीबीएसई में या किसी भी पेपर पे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको गिवन होती है। आई एम ए टीचर, तो देन आई हैव क्रैम्ड। लास्ट 28 ईयर्स से सीईओ को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते अल्टीमेटली सारी चीज़ें रट जाती हैं, वो एक अलग बात है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इसका ट्रेंड देखना होता है। एनसीईआरटी में जब भी कोई टेबल दिया गया हो, आपको उस टेबल को कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे ग्राफ मैंने अभी डिस्कस किया, उस ग्राफ के अंदर आपको कैसे ग्राफ पढ़ना है वो मैंने बताया कि उसके नीचे लिखा हुआ था कि KH कैसे कैलकुलेट होगा। अब कैसे कैलकुलेट होगा हमने आपको कैलकुलेट करके बताया। इस ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे हैं? अब देखिए लॉ, आप देखें कि PA/KH × X है। अगर किसी भी गैस के, देखिए तो पार्शियल प्रेशर है और X है। प्रेशर और X मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर KH भी है। हर गैस का एक पर्टिकुलर नेचर है और कुछ गैसेस पानी में डिज़ोल्व करें तो बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व होती हैं, कुछ गैसें ऐसी हैं जो बहुत कम डिज़ोल्व होती हैं। अब जैसे आप देखें कि ऑक्सीजन है, डिज़ोल्व होती है लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है, इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक इसमें बना पाते हैं। अब यहाँ ये जो KH है ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस। अगर गैस का नेचर चेंज होता है तो आपका KH की वैल्यू चेंज होगी। KH की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पर भी डिफरेंट होती है। अब यहाँ आप देखें कि KH × X इन दोनों का प्रोडक्ट PA मीन्स कॉन्स्टेंट है। अगर KH ज़्यादा होगा तो X आपका कम होगा और KH अगर कम होगा तो X आपका ज़्यादा होगा। यानी किसी भी गैस के लिए KH की वैल्यू जितना कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी KH कम होने पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और KH ज़्यादा होने पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि अमंग हाइड्रोजन एंड हीलियम विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाई। ये बोर्ड क्वेश्चन है आपका CBSE। अब इसका आंसर आपकी किसी बुक में ऐसा सच नहीं लिखा है। आंसर मिलेगा आपको कहाँ से? इस टेबल से। इस टेबल का ट्रेंड देखिए कि हीलियम के लिए 293 पर 144, हाइड्रोजन के लिए 293 पर 69। यानी हाइड्रोजन के लिए KH की वैल्यू कम है। अगर KH कम है तो X हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा। इट मीन्स हाइड्रोजन इज मोर सॉल्युबल। जिन बच्चों ने टेबल का ट्रेंड देखा उन्होंने क्वेश्चन को आंसर किया, बाकी इसका आंसर आप नहीं कर सकते हैं। और जब भी क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं तो हर बार
पेपर सेटर्स नई चीज़ इसी में से निकाल कर लाते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर कभी भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं होता है और हर बार नया क्वेश्चन बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो जनरेट ऐसे ही किए जाते हैं। तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ क्या है इसमें? पहला कंक्लूजन कि KH अगर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। इफ़ KH फॉर अ गैस इज़ लो, इट्स सॉलिबिलिटी विल बी हाई। जैसे आपका हाइड्रोजन और हीलियम में हाइड्रोजन KH लो है तो सॉलिबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। अब दूसरा कंक्लूजन देखें कि हमने यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्यों ऐसा किया कि एक इसी गैस का नाइट्रोजन का दिया आपका 293 पर 76, नाइट्रोजन का 303 पर 88, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर KH इंक्रीज हो गया इट मीन्स X डिक्रीज हो जाएगा, यानी KH की वैल्यू बढ़ गई तो सॉलिबिलिटी कम हो गई। यानी कि गैसेस की सॉलिबिलिटी कम हो जाती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। यानी कि अगर किसी भी वाटर सैंपल में, किसी भी लिक्विड सैंपल में गैस डिज़ोल्व है, आप हीट करेंगे गैस बाहर निकल जाएगी, आप ठंडा करेंगे गैस डिज़ोल्व हो जाएगी। आप जितने कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं फ्रिज में रखते हैं, आप ठंडी रखते हैं और जब तक ठंडा है तब तक गैस उसमें डिज़ोल्व रहती है, जब आप उसको गर्म करेंगे गैस निकल जाती है। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि वाई यू कीप योर ड्रिंक्स, एयरटाइट ड्रिंक्स रेफ्रिजरेटेड। आप उनको फ्रिज में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉलिबिलिटी कम होती है। ये कंक्लूज़न भी यहाँ से आता है आपका। तो आप इसका कंक्लूज़न ध्यान रखें। दो चीज़ें ये आप नोट करते जाएं कि हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका रिवर्स भी होगा। अगर KH आपका हाई है तो सॉलिबिलिटी कम होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH इंक्रीज करता है, इट मीन्स सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। तो दूसरा कंक्लूजन आप ध्यान रखेंगे कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड decreases with increase in temperature। ये कंक्लूजन्स ध्यान रखें, इनके ऊपर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं जो कि हम बाद में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कशन हुआ बेसिकली आपका हेनरीज लॉ का। नेक्स्ट आता है हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। इन बिटवीन अगर आप कुछ भी चीज़ चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं आराम से, अगर कहीं आपका स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो। वैसे कोशिश किया गया है कि आपको इजीली समझ में आता रहे। अब नेक्स्ट हमारे हैं इसकी एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें, एप्लीकेशंस के बाद हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी जरूर देखेंगे। इसी एप्लीकेशन में देखिए टेम्परेचर की जब बात आ रही है तो हमने कहा कि टेम्परेचर अगर डाउन होगा, लो होगा, तो सॉलिबिलिटी गैस की ज़्यादा होगी। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं मीन्स इन रिवर और सी और एनीवेयर लेक आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर in comparison to hot water। अब ऐसा क्यों होगा? अगर पानी गर्म है, हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर में गैसेस डिज़ोल्व कम होती हैं और कोल्ड वाटर में गैसेस डिज़ोल्व ज़्यादा होती हैं। जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिशेज़ हैं, आपने पढ़ा होगा कैसे ब्रीथ करती हैं, वो वाटर के अंदर की ऑक्सीजन को लेती हैं कैसे? गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ टेकन अप बाय द फिशेस। तो कोल्ड वाटर में क्योंकि जब पानी ठंडा है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी ब्रीदिंग के लिए। इसलिए हमेशा फिशेज़ दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। जितना ठंडा पानी होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को अवेलेबल होगी। एक तो ये चीज़ की आपकी एप्लीकेशन आती है।
अब इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप कहते हैं कि स्कूबा ड्राइवर्स मीन्स डीप सी ड्राइवर, जो आपके डाइवर्स जाते हैं सी के अंदर। आपने देखा होगा गोताखोर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा करके सी के अंदर बहुत डीप तक चले जाते हैं। आप डिस्कवरी चैनल देखें, उसमें आपको अक्सर दिखाई देगा। तो स्कूबा डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हीलियम। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज ओनली ऑक्सीजन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्योर ऑक्सीजन। अब देखिए, जब डाइवर सी के अंदर जा रहे हैं और सिलेंडर लेकर जा रहे हैं तो प्योर ऑक्सीजन का भी सिलेंडर ले जा सकते हैं। हमको ब्रीदिंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन प्योर ऑक्सीजन नहीं ले जा रहे हो, वो मिक्सचर ले जाते हैं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और हीलियम का। एयर के अंदर नाइट्रोजन आपका होता है 79.9, यहाँ पर जो रहता है वो करीब 56 के पास है। ऑक्सीजन एयर में 20 to 21 के बीच होता है, यहाँ पर 32 होता है। एंड करीब करीब आपका 20% इसमें लिया जाता है हीलियम। हीलियम भी मिक्स किया जाता है। ओनली देन। अब क्यों ले जाते हैं, इसका इफेक्ट देखिए। जब सी डाइवर आपका सी के अंदर जाता है, सपोज दिस इज सी, और डाइवर आपका सी के नीचे पहुंच गया एंड द पर्सन इज कैरिंग अ सिलेंडर, और सिलेंडर से उसको मिल रहा है क्या? आपका ऑक्सीजन। ये जैसे जैसे डाइवर सी के नीचे पहुंचते जाएगा, वैसे वैसे नीचे चलने पर आप देखते हैं कि ये वेट आपका इंक्रीज होते जाएगा और प्रेशर बढ़ते जाएगा, और प्रेशर बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितना नीचे आप जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या इंक्रीज होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी बहुत ज़्यादा गैस डिजॉल्व हो जाएगी ब्लड में। तो ब्लड में जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अब ये सी डाइवर जब ऊपर आना शुरू होगा, जैसे जैसे बाहर आएगा वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होते ही क्या होगा कि ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व नहीं रहेगी। जब ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होगी तो क्या बनेंगे? बबल्स बन जाएंगे। और बबल्स जब बन जाते हैं तो बहुत पेनफुल कंडीशन बन जाती है। इसको हम बोलते हैं बेंड्स। ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। इवन अगर ये बबल्स हार्ट तक पहुंच जाते हैं, इट कैन बी फेटल, इवन डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए इसके साथ मिक्स किया जाता है हीलियम। हीलियम मिक्स करने पर आपकी सॉल्युबिलिटी कंट्रोल रहती है और आपका ऑक्सीजन बैंड्स को नहीं बना पाता। ये आपका एप्लीकेशन है किसका? हेनरीज लॉ का। तीसरी चीज़ हम कहते हैं, एक अक्सर प्रॉब्लम आती है जब आप हिल्स पर जाते हैं, तो हिल्स पर जाने पर काफ़ी लोगों को कुछ अजीब अजीब से इल्यूजन्स होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि अगर आप बहुत हाई स्पीड पर प्लेन चला रहा है, सुपरसोनिक है, तो इल्यूजन्स होते हैं, दे सी डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स। उनको डिफरेंट तरह के फिगर्स दिखाई देने लगते हैं। एक माइंड में कंडीशन आ जाती है और दिमाग को डिफरेंट तरह की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये कंडीशन आती है आपका बहुत हाई एल्टीट्यूड पर। जब आप हिल्स पे जाते हैं, सपोज अ पर्सन फ्रॉम द प्लेन एरिया गोज टू द टॉप ऑफ हिल, और हिल पर जब पहुंचते, जितना आप ऊपर पहुंचते जाएंगे उतना एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होते जाएगा। जब प्रेशर उसके बाहर कम होगा तो ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व कम होगी, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के अंदर कम हो जाएगी। तो कम ऑक्सीजन आपके ब्रेन को भी अवेलेबल होगी, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो आपके ब्रेन तक भी ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगी। ब्रेन में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ब्रेन की वर्किंग थोड़ा सा आपकी रुकेगी, और ब्रेन उस वक्त जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो डिफरेंट तरह की इमेजेस को वो इमेजिन करने लगता है, और इमेजिन करके डिफरेंट तरह की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, और साथ साथ आपका ब्रीदिंग ट्रबल भी हो जाती है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें जो आपके कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, ये आपके आते ही हेनरीज लॉ से हैं। ये थोड़ा ध्यान रखें, इसमें जो कंक्लूजन्स हैं उनको ध्यान रखें। टेबल मैंने आपको बताया, आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको ट्रेंड याद करना, देखना है कि कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। ग्राफ आपको नहीं रटना है, ग्राफ की वैल्यूज़ आपको नहीं क्रैम करनी है, लेकिन कैसे चेंज हो रहा है ये ज़रूर आपको देखना है। बेसिक हमारा कंसर्न होता है साइंस
और साइंटिफिक एप्टीट्यूड, जो चीज़ नेचुरल फिनोमिनन है उसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, ये फाइंड करना। वैल्यूज़ को रटना साइंस नहीं है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, आप केवल ये देखें क्यों ऐसा होता है। रीजंस इनके फाइंड करना ही साइंस है। हमारी साइंस का मतलब है कि जो नेचुरल फिनोमिनन है, जो नेचर में फिनोमिनन्स होती हैं, उनको हम कैसे स्टडी करें, उसका क्या रीज़न है, उसको फाइंड आउट करना। चलिए अब इसमें एक तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको स्पेसिफिक ऐसे करा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला बेस जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, रिफ्रेशर्स में है, एनसीईआरटी में है, वो तो आप कर पाएंगे। डायरेक्ट फार्मूले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें केवल फार्मूला लगाएं, P इज टू के एच इंटू एक्स ए, और एक्स ए प्लस एक्स बी इज टू 1, एक्स ए इज एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ऐसे आप कर सकते हैं। इनको डायरेक्ट फार्मूला बेस आते हैं कि आपका एक्स ए दिया है, पी ए निकलवाया है, पी ए दिया है, एक्स निकलवाया है, या पी ए और एक्स दिया है तो के एच निकलवाया है। वन क्वांटिटी इज अननोन, एक क्वांटिटी अननोन होती है। इस तरह के न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट फार्मूला बेस कर पाएंगे। अब मैं आपके लिए एक दो न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी का स्पेसिफिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसके अंदर निकल कर आएंगी। जैसे हम लिखते हैं नाइट्रोजन इज, आप साथ साथ